नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर में प्रसिद्ध पूर्णागिरि मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने मां पूर्णागिरि को नमन करते हुए प्रदेश में समृद्धि, तरक्की और शांति की कामना की। सीएम धामी ने इस दौरान संपूर्ण पूर्णागिरि मेला क्षेत्र में भीड़ और आपदा प्रबंधन की दृष्टि से स्मार्ट कंट्रोल रूम और सीसीटीवी निगरानी तंत्र ठूलीगाड़ में स्थापित किए जाने का ऐलान किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर हर जगह देवत्व विद्यमान है। उन्होंने कहा कि पूर्णागिरि धाम उत्तराखंड का एक अहम धार्मिक स्थल है और कुंभ तथा कांवड़ के बाद सबसे ज्यादा भक्त यहाँ पर आते हैं। कुछ यहाँ पर मेले की दृष्टि से जो मैंने कहा कि मेला पूरे साल भर का मेला हो, उस दृष्टि से पूर्णागिरि मेले के संपूर्ण क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन, आपदा प्रबंधन की दृष्टि से स्मार्ट कंट्रोल रूम और सीसीटीवी निगरानी तंत्र ठूलीगाड़ में स्थापित किया जाएगा। मैं इसकी आज यहाँ पर घोषणा करता हूँ और जिला प्रशासन के लोग तत्काल इसको अभी घोषणा में सम्मिलित करके तत्काल इसको भेजेंगे। इसकी डीपीआर इत्यादि बनवाकर कि विलंब न हो, तत्काल इसको बना लिया जाए। पूर्णागिरि मेले हेतु सेलागाड़ में बहुउद्देशीय प्रशासनिक भवन एक बनाया जाएगा, जिसमें मेला मजिस्ट्रेट, मेला अधिकारी, पुलिस चिकित्सकों आदि को एक स्थान पर एक साथ कार्य करने की सुविधा मिलेगी, जहाँ से पूरे मेले का संचालन और एक कंट्रोल से उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी को इस्तीफा सौंपा। बताते चले कि बजट सत्र के दौरान सदन में पहाड़ी समुदाय के लोगों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी देने के बाद से लगातार उनके इस्तीफे की मांग हो रही थी। उन्होंने इससे पहले प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी भी दी थी। वही प्रेस वार्ता कर वह भावुक हो गए थे और रो पड़े थे। वह उन्होंने अपने राज्य आंदोलन में संघर्ष और योगदान को बताया। उन्होंने कहा, जो सदन में बयान दिया था उस पर उसी दिन सदन में स्पष्टीकरण भी दे दिया था। मेरे भाव बिल्कुल गलत नहीं थे। गाली वाला शब्द भी उनके वक्तव्य से पहले का है, जो ना तो पहाड़ के लिए कहा गया और न ही मैदान के लिए। वे पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। उनका जन्म उत्तराखंड में ही हुआ है। तो वो तो हमेशा हमारे इस प्रकार के नेता हैं जिनको 21 देशों से जिनको सर्वोच्च सम्मान मिला हो, उनका प्यार, आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष खंडेरा जुड़ चुके हैं। हर्ष, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो हम वक्तव्य सुन रहे थे ये कहते हुए नजर आए कि उनका जन्म उत्तराखंड में ही हुआ है, वो पुराने कार्यकर्ता है। हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल को ये इस्तीफे की मांग क्यों आ गया अचानक से, पूरी जानकारी। देखिए, चर्चा के लंबे समय से विधानसभा सत्र के बजट सत्र के दौरान एक सदन के अंदर कार्यवाही के दौरान उन्होंने यहाँ पर एक टिप्पणी की थी। उसको लेकर के लगातार उत्तराखंड के तमाम जो लोग हैं वो प्रेमचंद अग्रवाल की इस्तीफा कर रहे थे। इसी बीच आज प्रेमचंद अग्रवाल जो वित्त मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने आज अपना इस्तीफा सौंपा है मुख्यमंत्री को। और ऐसे में कहीं उनका ये बड़ापन देखा जा रहा था, जिस तरह से भावुक हुए हैं। क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पे ये भी कहा है कि वो राज्य आंदोलन में उनका संघर्ष रहा है, योगदान रहा है। राज्य पृथक होने के साथ कई लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा कि कहीं न कहीं जो उत्तराखंड है वो अपना उत्तराखंड में इस तरह की चीजें होना और इस तरह की माहौल होना, वो
उसको उन्होंने टारगेट किया है। तो कहीं ना कहीं अब जो चीजें हैं वो बिल्कुल सामने आई हैं। आज उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और हालांकि काफी भावुक नजर वो आए, लेकिन उनका ये भी कहना था कि वो उन्होंने ना तो उत्तराखंड के लोगों को गाली दी है और ना ही उत्तराखंड के लिए उन्होंने गाली दी है। जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल की बात करें तो वो काफी सीनियर नेता रहे हैं, लगातार पार्टी में योगदान उनका रहा है। इसके अलावा पार्टी के साथ साथ उन्होंने उत्तराखंड की जो पृथक राज्य की जो लड़ाई है वो भी लड़ी है। तो और कहीं ना कहीं सरकार में वो लंबे समय से कार्यरत रहे हैं। पिछली बार भी वो मंत्री के पद पर रहे हैं। इस बार की अगर बात करें तो इस बार भी वो मंत्री के पद पर रहे हैं और अब उन्होंने आज अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंपा है। देखिए, एक बड़ा विभाग था इनके पास, अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री थे, तो ऐसे में इस्तीफे के बाद आगे की क्या कुछ पार्टी की ओर से प्रक्रिया होगी? देखिए, जिस तरह से अंजलि जो लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे, आज उनकी मांग पर उन्होंने मोहर लगाई है। प्रदेश के तमाम लोग, तमाम संगठन, चाहे वो आंदोलन कर रहे हों, सड़कों पर आ करके तमाम जनमानस जिस तरह से आवाज उठा रहा था कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा यहाँ पर देना चाहिए, फिर आज उन्होंने उसका ऐलान किया है। मुख्यमंत्री को उन्होंने अपना त्याग पत्र सौंपा है। तो इसमें जाहिर सी बात है क्योंकि अब आगे, क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि आगे किसी न किसी को यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह दी जानी है। यानी कि ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है और उसके बाद नए मंत्रियों को यहाँ पर जगह दी जा सकती है, ऐसे नए लोगों को यहाँ पर जगह दी जा सकती है। अब ये देखना होगा कि हर्षी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, प्रेमचंद्र ने अग्रवाल ने ये इस्तीफा दे दिया है, किस तरीके से आप देखते हैं इस इस्तीफे को? हालांकि मांग तो आप ही लोगों की थी, विपक्षियों की ओर से। मेहरबान ने बड़ी देर कर दी। इस्तीफा तो उसी दिन मुख्यमंत्री जी को मांग लेना चाहिए था या बर्खास्त कर देना चाहिए था जिस दिन उन्होंने विधानसभा के अंदर, विधानसभा के पटल पर उत्तराखंड के लोगों का अपमान किया है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री ने उन्हें बर्खास्त उसी दिन करना चाहिए था, परंतु देर आए दुरुस्त आए और ये इस्तीफा मैं समझता हूँ मात्र इस्तीफा बाकी काफी नहीं है। सरकार को उनके पूरे प्रकरण के लिए क्षमा मांगनी चाहिए उत्तराखंड की जनता से। जो सब कुछ हुआ वो तो जनता के दबाव के कारण हुआ, कांग्रेस पार्टी के दबाव के कारण हुआ। हम निरंतर ये मांग कर रहे थे कि उनको बर्खास्त किया जाए, परंतु सरकार ने पूरा प्रयास किया कि दबाव डालकर, मैनेज कर लोगों का जो मुंह है बंद कर किया जाए, जो विरोध के स्वर हो रहे हैं, आलोचना के स्वर हैं, उनको बंद किया जाए, कुचला जाए। परंतु जब वो संभव नहीं हो पाया तो हम सबका दबाव, मीडिया का दबाव, कांग्रेस का दबाव और तमाम राज्य आंदोलनकारियों के दबाव आखिर काम आया है। उन्होंने इस्तीफा दिया है, परंतु जनता से क्षमा मांगना अभी बाकी है। उन्हें जनता से पुनः क्षमा मांगनी चाहिए और उनके कृत्य के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी जिन्होंने सड़क चाप, आप लोगों ने उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, उन्होंने वो बोला ही नहीं जो आप लोगों ने जनता के सामने, पूरी पब्लिक के सामने रखा है। देखिए, विधानसभा के पटल में ये सब कुछ हुआ है, मीडिया के सामने हुआ है, जनता के ने उस तमाम चीजों को जो मीडिया में चली हैं, सोशल मीडिया में चली हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चली, सब लोगों ने देखा है। तो मैं समझता हूँ यदि हमने तोड़ मरोड़ के किया तो उनको इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी। जनता के सामने सच्चाई रखने में वो असफल रहे, लगातार झूठ बोलते रहे, सरकार झूठ बोलती रही। यहाँ तक कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो जो लोग आलोचना कर रहे थे, जो लोग विरोध कर रहे थे, विरोध में रैली निकाल रहे थे, उनको सड़क छाप बता रहे थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो है भाजपा के, उनको भी उत्तराखंड की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। उन्होंने जो उत्तराखंडियत का अपमान किया, यहाँ तक कि पद्म श्री नरेंद्र सिंह नेगी जो हैं, जो गढ़ रत्न हैं, उन तक का अपमान किया गया, उन तक को सड़क छाप बताया गया है। ये इस्तीफा ही काफी नहीं है, जनता से क्षमा पूरी सरकार को मांगनी चाहिए। सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए अगर किसी नेता के विवादित बयान की बात करें तो आपकी पार्टी की ओर से भी कई ऐसे विवादित बयान आए हैं। 1994 से अगर बात करें प्रेमचंद अग्रवाल की, तो उत्तराखंड के गठन से लेकर के आज तक वो एक आंदोलनकारी के रूप में थे। तो क्या एक बयान से किसी को उसके पद से इस्तीफा करने की मांग और उनका इस्तीफा दे देना, क्या मतलब, क्या ये पक्ष था आपका? भाषा बोलने की, आपको याद होगा भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं एक, वो तो बोलते थे कि जूते मारो सालों को,
और एक सर्वोच्च नेता भाजपा के हैं, वो तो कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ऐसे शब्दों का जिस पार्टी में प्रयोग होता हो वो तो मर्यादा विहीन पार्टी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा में कैसी परंपरा है, किन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। निरंतर इन शब्दों का, गैर मर्यादित शब्दों का, असंसदीय शब्दों का भाजपा का सर्वोच्च नेतृत्व से लेकर नीचे तक कार्यकर्ता करते हैं। श्रोता जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए इस्तीफा तो दे दिया उन्होंने, अब आप कह रहे हैं कि जनता से माफी मांगना चाहिए, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या पार्टी की अगली स्ट्रेटजी है? लोकतंत्र में स्ट्रेटजी यही तो होती है कि अपनी बात कहें, विरोध करें। हमने विरोध किया और हम चाहते हैं कि पूरी भाजपा सरकार जो है उनके कृत्य के लिए क्षमा मांगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी, जिन्होंने कि सड़क छाप आंदोलनकारियों को कहा था, विरोध करने वालों को सड़क छाप बताया था, उनको भी क्षमा मांगनी चाहिए। आगे आप आंदोलन को और बढ़ाएंगे? मतलब विरोध करेंगे, विरोध लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहेंगे, जनता के सामने कहेंगे, आपके माध्यम से कहेंगे, मीडिया के माध्यम से कहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। जैसा आपने सुना कि हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ माफी मांगना ही काफी नहीं है, माफी मांगना पड़ेगा, पद से इस्तीफा ही काफी नहीं। हालांकि देखना होगा कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से भुनाती है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो सभी भारतीयों के दिल में बसता है, सभी भारतीय इस गेम का खूब आनंद उठाते हैं और ऐसा ही एक नजारा देहरादून से देखने को मिला, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियो भी साझा किया जिसमें सीएम बेटे संग क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, व्यस्त दिनचर्या के बीच आज बेटे के साथ क्रिकेट खेला। अनुशासित लाइफस्टाइल और नियमित व्यायाम ही स्वस्थ जीवन का आधार है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा, टीम स्पिरिट और जीत के प्रति जुनून का खेल है क्रिकेट। टीम स्पिरिट और जुनून के प्रति जो खेल है उसको ट्विटर पे पोस्ट किया है और साथ ही बेटे के साथ क्रिकेट खेलते हुए वीडियो भी पोस्ट किया। वही उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के विकास को लेकर एक के बाद एक नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक नई पहल की घोषणा की जिसके तहत ग्रीन चार धाम यात्रा को संचालित किया जाएगा। यह पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा, ग्रीन गेम्स की सफलता के बाद अब हम ग्रीन चार धाम यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करना और यात्रियों को प्लास्टिक के प्रयोग से बचाने के लिए प्रेरित करना है। और उन्होंने यह भी बताया कि इस यात्रा के दौरान पर्यावरण अनुकूल उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा और जैसे ही प्लास्टिक मुक्त यात्रा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नहीं, देखिए, अभी ग्रीन गेम्स हमने आयोजित किए और उसका एक बड़ा अच्छा प्रभाव पूरे देश के अंदर गया है, लोगों के अंदर एक संदेश गया है। उसी आधार पर पर्यटन भी हमारे ग्रीन पर्यटन के एक थीम पर, एक मिशन के तहत आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम आने वाले सभी लोगों से प्रचार के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनसे निवेदन भी करेंगे। तो ग्रीन चार धाम यात्रा की घोषणा करते हुए जहां सीएम धामी नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ग्रीन यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना, पर्यावरण को बचाना हम सभी का कर्तव्य है और इसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमने जो इस बार का थीम है चार धाम का, वो ग्रीन चार धाम यात्रा रखा है ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके, लोगों को ये बताया जा सके कि पेड़ का बचाव कैसे करना है, पर्यावरण का बचाव कैसे करना है ताकि एक स्वस्थ जीवन हम जी सके और साथ ही साथ जो परेशानियां हैं उससे हमको मुक्ति मिल सके। इसी को लेते हुए सीएम धामी नजर आए हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर खास जोर दिया है और साथ ही लोगों से भी अपील की है कि ग्रीन यात्रा के लिए प्लास्टिक मुक्त, जो भारत प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड का जो ये थीम है वो लोग आगे बढ़ाएं और सीएम का सहयोग इसमें प्रदान करें। वह प्रसिद्ध पर्यावरणविद ने लगातार हस्तक्षेप को जिम्मेदार ठहरा। बता दें कि कोटद्वार में पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि आज ऊर्जा के दुरुपयोग से ऑक्साइड गैसों की अधिक मात्रा बढ़ रही जो कि बढ़ती गर्मी में सीधे तौर पर जिम्मेदार है। वही साथ ही डॉक्टर जोशी ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया और सभी से
प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता बरतने की अपील की। वहीं साथ ही बढ़ते तापमान के लिए मानव जिम्मेदार है, यह भी कहा। पिछली बार की गर्मी से भी ज़्यादा होगी और इन सब के पीछे अगर कारण टटोल लें तो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जिस तरह से हमने ऊर्जा का दुरुपयोग किया है अपने हितों में, अपने लाभ के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए दुनिया भर में, ये उसी का प्रताप है कि गर्मी का हालत ये है। अब आप मोटे से हिसाब लगा लीजिए कि 2023-24 के आसपास 34.4 गीगाटन कार्बन का उत्सर्जन हुआ था। 24 के अंत में आते आते वो 37.41 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड है और ऐसे 578 करीब मैट्रिक टन मीथेन आ गई। ये दोनों वो गैसेस हैं। ऋषिकेश के निकट स्थित परमार्थ निकेतन में चल रहे इंटरनेशनल योग महोत्सव के अंतिम दिन उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत किया। इस अवसर पर उन्होंने योग गुरुओं और प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि योग के माध्यम से इस क्षेत्र का नाम न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी रोशन हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि यहां से योग सिखाने वाले प्रशिक्षु राज्य का नाम गर्व से रोशन कर रहे हैं। राज्यपाल को परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने गंगा अवार्ड से सम्मानित किया। तो वहीं स्वामी चिदानंद मुनि ने कहा कि राज्यपाल के कार्यक्रम में शामिल होने से इस समारोह की और ज्यादा भी गरिमा मिलेगी। वहीं समापन समारोह में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, हंस फाउंडेशन के भोले जी महाराज, पद्मश्री कैलाश खैर भी उपस्थित रहे। और ये क्षण अपने आप में स्पेशल है क्योंकि परमार्थ आश्रम के अंदर में एक हफ्ते तक चला इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल आज उसका समापन है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भारत की ये जो सोच विचार और धारणा है, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति का संदेश है, इसको किस प्रकार से पूरी मानवता, पूरे विश्व के साथ साझा किया जाए। ये योगा सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक बॉडी, माइंड और सोल का मिलन है। ये किस प्रकार से एक इंसान का पूरे ब्रह्मांड के साथ में मिलाप है। वही आज देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की जयंती है। जनपद पौड़ी के द्वारीखाल ब्लॉक के सैंड निवासी जनरल विपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ था। वे भारतीय सेना के प्रमुख बनने से पहले देश के पहले सीडीएस बने थे। जनरल रावत का योगदान भारतीय सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय था। दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी का निधन हो गया था, जिससे कि देश ने एक महान नेता और योद्धा को खो दिया। उनकी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता और देश के प्रति उनके समर्पण को हमेशा याद किया गया है। देश के महान समुद्र उत्तराखंड के लाडले को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और परमात्मा से कामना करता हूं कि उनको अमृत प्रदान तो हुआ ही है, लेकिन अपने चरणों में स्थान दें और ऐसा वीर इस धरती को मिलते रहे। उन्होंने जो प्रथम सीडीएस मोदी जी ने जो उनको उनकी काबिलियत को देखते हुए बनाया था और उन्होंने देश को एक तीनों सेनाओं को एकजुट करके और एक समन्वय का काम करके संगठन के पूर्व अध्यक्ष और जनहित के मुद्दों पर आंदोलन करने वाले जो बॉबी पवार ने एक बार फिर शासन की कमियों को उजागर किया है। पवार ने आरोप लगाया कि पेयजल निगम में उच्च अधिकारियों की तरफ से भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि उन्हें पदोन्नति का लाभ दिया जा रहा। पवार ने शासन से इन समस्याओं पर ध्यान में देने और साथ ही सुधार की मांग की है, ताकि जनता को सही तरीके से सेवा मिल सके और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। देखिए, आज का जो विषय था वो ये है कि एक ऐसा कर्मचारी जो 2005 में यहाँ पर आया और उसके बाद विभागों में काम करना शुरू किया
और वर्तमान समय में उसकी संपत्ति पर अगर नज़र डाली जाए और संपत्ति का पूरा मामला हमारे पास है तो लगभग करोड़ों में वो संपत्तियां आ जाती है। इसके अलावा उनकी 2 फर्में हैं। एक फर्म के द्वारा वो जो ठेकेदारों को काम दिया जाता था उसमें वो जो मटेरियल होता था उसकी सप्लाई करता था और अप्रत्यक्ष रूप से वो ठेकेदारी करता था। दूसरी फर्म जो है जो उसके अपने पत्नी के नाम से हैं, उस फर्म के माध्यम से इस उत्तराखंड में उन्होंने कई एग्रीकल्चर लैंड और कई तमाम प्रकार की और ज़मीनें खरीदी हैं और उन ज़मीनों का जब आंकलन किया गया तो लगभग कई करोड़ों में वो ज़मीनों का मूल्य है। और ये व्यक्ति ऐसा है कि जिसके खिलाफ पूर्व में भी बहुत ही प्रतिकूल प्रविष्टियां लगी हैं और जांच। वही होली के बाद भी वीकेंड की वजह से ऋषिकेश और मुनि की रेती में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जिससे कि ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पूरी व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया। वहीं पुलिस कर्मियों को बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए और सड़क पर खड़े वाहनों को हटाने के लिए क्रेन का उपयोग किया जा रहा। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और नो पार्किंग से बचने की अपील की है। वहीं हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र स्थित शेरपुर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि इलाके में ईसाई मिशनरी की गतिविधियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि कुछ महिलाओं ने दर्जनों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। वही पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद उन्होंने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस को मौके से ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए सामग्री भी बरामद हुई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह वारदात रावली महदूद तिराहे के पास हुई है, जहां पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी रामचंद्र के साथ मारपीट की और 5500 लूट ले गए। इसके अलावा बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ भी की। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मैन्युअल इंटेलिजेंस की मदद से आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान अंकित, पंकज कुमार और मनीष कुमार के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और फिलहाल हरिद्वार में रह रहे थे। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 4900 बरामद किया है। वहीं मामले में मुकदमे की धाराएं बढ़ाते हुए पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो चलिए खबरों के हमारे से बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।